धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, जिन्होंने अपना खून पसीना देकर इस देश के निर्माण में अपनी सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उन मजदूरों को आजकल इस देश के अंदर प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है। बड़ी बेगैरती, बड़ी बेशर्मी, बड़ी बेहयाई के साथ पूरा मीडिया, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम उन्हें प्रवासी मजदूर बता रहा है। किसी और देश से तो आए नहीं है ना जी, रोहिंग्या थोड़ी हैं कि आगे प्रवासी कह सकते हैं, बांग्लादेशी हैं प्रवासी कह सकते हैं, इसी देश के हैं ना, उनको प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है। तो उन प्रवासी मजदूरों को लेकर किस तरीके की राजनीतिक चीज़ें घट रही हैं, 5 तस्वीरों के जरिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कौन सही है, कौन गलत है, और कौन मजदूरों के हक में है और कौन मजदूरों के खिलाफ है, और कौन इस मामले पर राजनीति कर रहा है, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी होगा। मैं सीधे सीधे आपके सामने पहली तस्वीर रख रहा हूं। यशवंत सिन्हा जानते होंगे आप, जयंत सिन्हा के अब्बा हैं, और उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे इस देश के। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई, उन्हें पार्टी छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो खिलाफ बोलेगा, अमित शाह के जो खिलाफ बोलेगा, पार्टी में बना रहेगा नहीं। अब सबको सुब्रमण्यम स्वामी थोड़ी हो सकते हैं कि खिलाफ भी बोलते ना अपनी सीट पे बने रहें, ऐसे लोग कम पैदा हो सकते हैं। जयंत सिन्हा के नाम का इसलिए जिक्र किया क्योंकि पिछली सरकार के दौरान वित्त राज्य मंत्री थे, हार्वर्ड से पढ़ के आए थे, लेकिन बात करते थे हार्वर्ड से ज़्यादा हार्ड वर्क की बात होती थी। ये वो जयंत सिन्हा हैं जिन्होंने अलीमुद्दीन अंसारी के जो हत्यारोपी हैं जब छूट के आए तो अपने घर में हजारीबाग के अंदर बुलाकर उनको फूल मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई। इस बार हालांकि उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ इन दोनों बाप बेटों के लिए जो अच्छी है वो आपको गौर करनी चाहिए। पिछली सरकार जब थी नरेंद्र मोदी की, नोटबंदी के बाद एक क्रिटिसाइज़ करते हुए इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक कॉलम छापा, एक पूरा आर्टिकल छापा यशवंत सिन्हा ने, तो उसका जवाब देने के लिए मोदी सरकार सामने नहीं आई। उसने उनके बेटे जयंत सिन्हा से एक आर्टिकल छपवा दिया। इनका चरित्र है बाप के सामने बेटे को खड़ा कर देना। खैर, तो वो यशवंत सिन्हा कल थे दिल्ली के राजघाट पर स्थित बापू की समाधि पर। आपको पता है दिल्ली में जो राजघाट इलाका है वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है। वो मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक भेजने की मांग को लेकर धरने पर बैठकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। उनकी क्या मांग थी वो थोड़ा सा देख लीजिए। उनकी मांग ये थी कि जितनी भी तमाम आर्म्ड फोर्सेज हैं, जिनको सशस्त्र बल कहा जाता है हिंदी के अंदर, और इसी तरीके से जो पैरामिलिट्रीज हैं जिनको हिंदी में कहा जाता है अर्धसैनिक बल, उनको मजदूरों को घर भेजने का जिम्मा दे दिया जाना चाहिए, घर भेजने का काम दे दिया जाना चाहिए, और उन्हीं के संसाधनों के जरिए, यानी उनके पास जो गाड़ी है, वाहन हैं, तमाम जो ड्राइवर्स हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए, उन्हीं का प्रयोग किया जाए और मजदूरों को उनके गंतव्यों तक, उनके घरों तक पहुंचाया जाए। ये इनकी मांग थी। इनकी इस मांग में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधायक दिलीप पांडे भी अपने कई समर्थकों के साथ वहाँ मौजूद थे। बताया जा रहा है शाम को वहाँ दिल्ली पुलिस पहुंच गई जी साहब, और कहने लगे अरे लॉकडाउन लागू है, आप लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, कैसे भीड़ इकट्ठी कर सकते हो। इनको हिरासत में ले लिया, 1 घंटे बाद जाके इनको रिहा किया। तो ये एक राजनीति के दोनों पहलू आपने देख लिए, कौन गलत कौन सही ये आप तय कीजिएगा। लेकिन अगर ये लोग ऐसी जगह बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसे भी कहा जा रहा है कि भीड़ जुटाई जा रही है। अब दूसरी तस्वीर सीधे सीधे आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। आजकल 1000 बसों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के बीच तकरार चल रही है। मामला कुछ इस प्रकार शुरू हुआ कि प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 1000 बसें दे सकते हैं मजदूरों को ले जाने के लिए। इसके बाद योगी सरकार ने कहा साहब दे दो। इसके बाद जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी और सौंप दी सरकार को लिस्ट के साथ, ये हमारी 1000 बसों की लिस्ट है। उसके बाद बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई का मुजाहिरा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि इतनी मजदूरों की हितैषी बन रही है कांग्रेस तो बसों को लखनऊ तक भिजवाए। बताइए क्या बेगैरती का आलम है। लेकिन कुछ भी कर सकते हैं साहब, और पता नहीं क्या क्या कहा गया। बहुत सारी चीज़ें वो आपके सामने आज आ चुकी हैं कि मजदूरों के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। अरे आपने इनसे लिया कहा ही क्यों लेने के लिए, लेकिन उसके पीछे सोच ये हो सकती है कि अच्छा देख लेते हैं कि इनके अंदर भी कितना पानी बह रहा है, ले लेते हैं इनसे बसें। ये भी बसें देने के लिए अपनी तैयार हैं, हट नहीं रहे। अब ये मामला जब खींचतान पे बढ़ा, उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कौन सा अमानवीय व्यवहार है, अमानवीय चेहरा है आपका कि आप कह रहे हैं बसों को लखनऊ तक भेज दीजिए। उसके बाद जब इनकी आलोचना शुरू हुई तो अब इन्होंने एक नया पैतरा उसमें बदल लिया। नए पैतरे के मुताबिक ये है कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा और गाजियाबाद को 500 बस उपलब्ध करा दे कांग्रेस। हमारा जो डीएम है वहाँ का, जो भी वहाँ के डीएम होंगे, वो पहले उनकी फिटनेस टेस्ट करेंगे बसों की, ड्राइवर के लाइसेंस चेक करेंगे और तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद बसें चल सकती हैं, उनसे मजदूरों को ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता है, वो चीज़ तय
चेक करेंगे, यानी कि बसों का इस्तेमाल लिया जा सकता है। पर बसों पे राजनीति लगातार जारी है। बताइए फिर सिस्टम बना के क्यों बैठे हैं सारा, कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी बसें उपलब्ध करा रही है तो गलत सही आप डिसाइड कीजिएगा। तीसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से मैं आपके सामने रख रहा हूं। डीजीपी, एक वर्ड आपने सुना होगा, हिंदी में उसको कह सकते हैं पुलिस महानिदेशक। ये जो पद होता है ये हमेशा राजधानी में बैठे हुए एक आईपीएस ऑफिसर को दिया जाता है, जिसको पुलिस का मुखिया बताया जाता है। उसकी जिम्मे होती है पूरे प्रदेश की व्यवस्था को, पुलिसिंग व्यवस्था को संभालना। अब उन्होंने एक आदेश जारी किया है। जो यहाँ के डीजीपी हैं उनका नाम है एससी अवस्थी। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले गश्त करें, कोई भी मजदूर ना तो सड़क पे चल पाए, ना ट्रैक पे चल पाए, ना सिंगल चल पाए यानी कि ना पैदल चल पाए, ना दुपहिया वाहन पे चल पाए। बताइए दुपहिया वाहन वालों की भी पहचान होगी, मजदूर कैसे है, क्या कोई लिबास है क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो झारखंड के दुमका में जाके कहते हैं कि भैया हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, मजदूर को कैसे कपड़ों से पहचानेंगे? क्या बैग से पहचानेंगे, क्या उनके बच्चों से पहचानेंगे, वो अब पता नहीं। कहा गया है कि ना तो उनको पैदल चलने दिया जाए मजदूरों को, ना उनको दुपहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर्स पे चलने दिया जाए, और ना ही उनको तिपहिया वाहन यानी कि 3 व्हीलर्स पे चलने दिया जाए। अगर ऐसे कुछ लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं उनको फ़ौरन डिटेन यानी कि हिरासत में ले लिया जाए और उनको ले जाके क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया जाए। तमाम एसपी और पुलिस अधिकारियों के अलावा बताया जा रहा है ज़िले के डीएम को भी, तमाम ज़िले के डीएम को भी इस तरीके की एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की गई है डीजीपी की तरफ से। तो ये उत्तर प्रदेश में मजदूरों को पैदल भी चलने नहीं दिया जा रहा। बता दें क्यों नहीं चलने दिया जा रहा, क्योंकि कई सड़क हादसे हो गए और यहाँ पर मजदूरों की दर्दनाक मौतें हो गई हैं। खुद तो भेज नहीं पा रहे बेचारे, पैदल चल रहे हैं, पैदल भी नहीं चलने दिए जा रहे, लठ बजवा रहे हैं उन पर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब ये तस्वीर है, काफ़ी दिलचस्प है, इस पे आपको गौर करना चाहिए। एक ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बहुत खूब मोदी जी, बहुत बढ़िया, हम आपकी दूरदर्शिता की, मनरेगा को लेकर आपकी दूरदर्शिता की और आपके मनरेगा को समझने की और उसे बढ़ावा देने की बड़ी तारीफ़ करते हैं, आपका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। एक व्यंग्यात्मक यानी कि एक व्यंग्यात्मक उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने बाकायदा संसद भवन में नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक भाषण का टुकड़ा लगाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या है ये मनरेगा, गड्ढे खोदने वाला काम है। आप सुन लीजिए। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल तो सुन लिया। इसी ट्वीट को लगाते हुए राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है। बता दें आपको, लॉकडाउन के दौरान जो हालात पैदा हुए हैं उसके चलते मोदी सरकार ने कुछ बजट बढ़ाया है 50 करोड़ रुपए का मनरेगा के लिए, और कहा है कि वो मज़दूरों को जो गांव में लौटे हैं उनसे गड्ढे खोदने का काम कराएगी और उनको कुछ मेहनताना देगी। बता दें आपको, मनरेगा के तहत हर साल 100 दिन का गारंटी रोज़गार दिया जाता है। अब गारंटी से याद आता है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो रोज़गार की गारंटी थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो खाद्य की गारंटी थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो राइट टू एजुकेशन आया, और मनमोहन सिंह की सरकार थी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आया। लेकिन इनके दौर में क्या आया बताइए? जो ये विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, 50 दिन में पता चल गया कि अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। लोगों से चंदा मांगने पे आ गए हैं, दे उन्हें कुछ नहीं पा रहे हैं। आखिरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। मजदूरों को पूरा वेतन दिए जाने का आदेश मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। आपको याद होगा जिस वक्त लॉकडाउन लागू हुआ, तमाम फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, तो एक एडवाइजरी जारी की गई थी साहब गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं, जिनको केंद्रीय गृह सचिव कह सकते हैं हम हिंदी में, उनका नाम है अजय भल्ला। उन्होंने कहा ऐलान करते हुए कि साहब गृह मंत्रालय का एडवाइजरी जारी करता है, जितनी भी तमाम कंपनियां हैं, जितनी भी तमाम फैक्ट्रियां हैं, जितने भी तमाम सारे संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो अपने यहाँ के कर्मचारियों को, जो मजदूरी होता है, अब वो अलग बात है, वो कर्मचारी सुन के ज़्यादा खुश हो जाता है। मैं तो जी कर्मचारी नहीं हूँ, मजदूर तो वही है जो ईंटा ढो रहा है, मजदूर तो वही है जो नाली साफ कर रहा है। अरे भाई तू भी तो मजदूर है, पैसा लेके काम कर रहा। हम अखबार में तो मजदूरी तो थे माँ, इससे ज़्यादा क्या थे, मालिक थोड़ी हो गए थे उस अखबार के। और जब उनकी मर्जी है उन्होंने निकाल दिया, और जितनी मर्जी थी उतना पैसा देते थे, कुछ कह नहीं सकता, मजदूर तो मजबूर होता है। तो कहा गया था कि वो तमाम संस्थान जो हैं अपने यहाँ जो काम करने वाले मजदूरों को बिना काम किए भी पूरा वेतन देंगे। वो लोग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते के बाद सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले कल इन्होंने क्या किया, नई एडवाइजरी जारी कर दी। कह रहे साहब अब किसी भी कंपनी को अपने मजदूरों को वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दम था 56 इंच का सीना लेके बताते कि हमारे उस ऑर्डर के बाद कितनी कंपनियों ने अपने मजदूरों को पूरा वेतन दिया है।
क्योंकि हमारे पास खबरें ऐसी तक आ रही हैं, तमाम तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि उनका 2-2 महीने का पैसा बकाया था। लॉकडाउन के बाद मालिकों ने उनका वो मेहनत का पैसा नहीं दिया, बिना काम के वेतन तो क्या देते। अब इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का डर है? और पहले क्यों 56 इंच का सीना दिखा के दम ठोका गया था? क्या पहले झूठ बोल रहे थे कि अब सही कर रहे हैं? या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आ गए, या इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव में आ गए जो पैसा देता है चुनाव लड़ने के लिए, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराता है? ये सब सोचिएगा आप, कुछ पहलू थे आपके सामने रख दिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला, उसके मायने क्या रह जाएंगे। जो फैक्ट्री वाले पहुंचे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, भाई इनको मजबूर नहीं किया जा सकता है, और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।